हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अभय और आपका स्वागत है लर्निंग इफेक्ट में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसमें भी हम आज पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें क्षेत्रफल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्योंकि फ्लक्स में क्षेत्रफल का बहुत बड़ा रोल है। तो हम देखते हैं कि फिजिक्स में हम क्षेत्रफल के लिए क्या क्या कन्वेंशन यूज़ करते हैं, किस प्रकार से हम एरिया को ट्रीट करेंगे फिजिक्स में। देखिए, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो पहले हम क्षेत्रफल को स्केलर की तरह ट्रीट करते थे, यानी कि हमारे पास एरिया होता था। मान लो ये एक रेक्टेंगल है तो L इंटू बी करके हम क्या निकाल लेते थे, एरिया का मान निकाल लेते थे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे। तो केवल हमको इसके मैग्नीट्यूड से मतलब होता था कि ये एरिया कितना बड़ा है ना। जैसे मान लो कोई फील्ड है, हमें कितना एरिया चाहिए, उसका जितने में हमको काम है उसको नाप लिया और उतना ही यूज़ कर लिया। ठीक है, तो पहले केवल हमको इसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती थी। पर क्या रियल लाइफ में केवल एरिया के मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाएगा? क्या उसके ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में घुमा हुआ है? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि एक वाइट बोर्ड है या फिर ब्लैक बोर्ड है। माना ये क्या है, एक वाइट बोर्ड है, इस पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा, आप सामने बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, आपको ये दिखाई दिया। ठीक है, पर अगर मैं इस वाइट बोर्ड को ऐसे घुमाना शुरू कर दूँ, साइड में घुमाना शुरू कर दूँ, तो धीरे धीरे वाइट बोर्ड कैसा होता जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये केवल सीधा ऐसा हो जाएगा, तब तो यहाँ से कुछ दिखेगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ जो आदमी बैठा है उसे वाइट बोर्ड में कुछ नहीं दिखेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रियल लाइफ में एरिया के ओरिएंटेशन का भी महत्व है। ठीक है, किस ओरिएंटेशन में रखा है उसका भी महत्व होगा। तो ये एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्यों एरिया को वेक्टर बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, भौतिक विज्ञान में क्षेत्रफल को वेक्टर राशि माना जाता है। अब हम एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं। माना हमारे पास एक सर्कुलर एरिया है, एरिया ए। तो इस एरिया की डायरेक्शन इस एरिया के प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी। यहाँ पे एरिया का प्लेन ये है, इससे अभिलंबवत बाहर की ओर इस एरिया की डायरेक्शन मानी जाएगी। अब इस एरिया का प्लेन अगर बदलता है, अगर ये प्लेन रोटेट करता है, तो इस एरिया की डायरेक्शन भी बदलती जाएगी कुछ इस प्रकार से। जैसे जैसे प्लेन बदला, ठीक है, एरिया जैसे ये रोटेट किया वैसे ही ये जो डायरेक्शन थी इसके साथ चेंज होती चली जाएगी। प्लेन सरफेस में हम एरिया की डायरेक्शन दोनों साइड से मान सकते हैं। हम फ्रंट साइड से भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मान सकते हैं और बैक साइड से भी हम परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लेन सरफेस में हम परपेंडिकुलरली दोनों साइड से एरिया की डायरेक्शन ले सकते हैं। पर 3D सरफेस है या फिर क्लोज सरफेस है तो उसमें हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है, इसका बेस है, तो इसके बेस में रेडियली आउटवर्ड एरिया की डायरेक्शन हो गई। इसी प्रकार से अगर मान लो हम इस एरिया का ये कर्व सरफेस ले लेते हैं, यहाँ पे इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, तो इसमें भी बाहर की ओर अगर हम ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस लें या फिर इसको हम स्फीयर माने, तो इसमें कुछ इस प्रकार से जो ये बाहर को दिख रहा है, इस प्रकार से हम एरिया की डायरेक्शन लेंगे। अब हम देखते हैं ये n क्या है, वेक्टर a क्या है, a क्या है, ये सब अब हम देखते हैं। तो n कैप है यहाँ पर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम है इस एरिया की केवल दिशा बताना। ठीक है, कि डायरेक्शन कौन सी है इसकी। तो यूनिट वेक्टर का काम हो गया डायरेक्शन बताना। और यहाँ पे ये जो a है, ये है इस एरिया का मैग्नीट्यूड कि कितना एरिया है मीटर स्क्वायर में। तो फिर टोटल वेक्टर क्या बन जाएगा, वेक्टर में डायरेक्शन की ज़रूरत है और एरिया की डायरेक्शन की ज़रूरत है और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। तो टोटल हमारे पास एरिया वेक्टर बन जाएगा n कैप इंटू मैग्नीट्यूड यानी कि a। तो ये टोटल एरिया वेक्टर को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि घन कोण क्या होता है। घन कोण जिसे सॉलिड एंगल भी कहते हैं। एंगल दो टाइप के होते हैं, एक समतल कोण यानी प्लेन एंगल और एक घन कोण यानी सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एक सर्कल के द्वारा बनता है, यानी जब सर्कल का कोई आर्क सेंटर पे कोण बनाता है तो इस टाइप का एंगल समतल कोण कहलाता है और इसका मात्रक होता है रेडियन। एक रेडियन क्या हुआ, जब किसी सर्कल की रेडियस के बराबर ही हम आर्क लें तो ये आर्क जितना एंगल बनाएगी उसे रेडियन कहते हैं। जब सर्कल की रेडियस के बराबर ही यहाँ पे आर्क ले लें, आर्क माने चाप, जब हम रेडियस के बराबर ही चाप लेते हैं तो इस चाप द्वारा सेंटर में बनाया गया कोण एक रेडियन होता है। और घन कोण क्या होता है, घन कोण हमेशा 3D आकृति में बनेगा, यानी त्रिविमीय आकृति में। जैसे कोन हो गया, तो कोन में हमें सॉलिड एंगल देखने को मिलेगा। तो पहले हम घन कोण की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंकित करता है वो घन कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्फेयर है, यानी कि एक गोला है, तो इस गोले में का ऊपर का कोई भी भाग ले लें, ठीक है। इसके सरफेस में हमने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया, ठीक है, सरफेस पे सर्कल ले लिया। तो ये सर्कल सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो बनेगा यहाँ पे सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल हमेशा त्रिविमीय यानी कि 3D आकृति में बनता है। सॉलिड एंगल को एक बार फिर से देख लेते हैं। माना हमारे पास एक स्फेयर है, इस स्फेयर के सरफेस में, बाहर की सरफेस में एक सर्कल ले लें, तो ये सर्कल इस स्फेयर के सेंटर में जितना कोण बनाएगा उसे हम एक सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सर्कल है और ये सर्कल यहाँ कोण बना रहा है, तो ये सॉलिड एंगल होगा। सॉलिड एंगल में एक कोन की तरह का शेप मिल जाता है और सॉलिड एंगल को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। जैसे प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, वैसे ही सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन क्या है, रेडियन क्या था, यहाँ पे जब रेडियस के बराबर का आर्क लें तो ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता था वो रेडियन होता था। अब हमने यहाँ पे ऐसा एरिया लेना है, स्फेयर में ऐसा एरिया लेना है जो इस स्फेयर की रेडियस के स्क्वायर हो, ठीक है। रेडियस के स्क्वायर के बराबर का एरिया जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसको हम 1 स्टेरेडियन कहते हैं। जब रेडियस के स्क्वायर का एरिया सेंटर पे कोण बनाता है तो उस कोण को हम 1 स्टेरेडियन कहते हैं। अब हम इस स्फेयर में देखते हैं, हम देखते हैं कि जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी ये एरिया भी बढ़ता जाएगा। अगर हम छोटा स्फेयर लेते हैं तो उसमें आर स्क्वायर का एरिया छोटा होगा। अगर हम बड़ा स्फेयर लेते हैं तो उसमें आर स्क्वायर के टर्म वाला एरिया भी बड़ा होगा। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमारा कोई एलिमेंटल एरिया है मान लो, तो DA इज़ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर स्क्वायर बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि DA अपॉन आर स्क्वायर टर्म कांस्टेंट है। आर को नीचे ले गए और यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगा दिया, तो DA अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट हमारा सॉलिड एंगल ओमेगा होता है, यानी DA अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ओमेगा। अब अगर हम DA का मान रख दें, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल A इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, हम DA की जगह पूरे के पूरे जो गोला है उसके सरफेस का एरिया रख दें, तो हमारे पास मिल जाएगा DW इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो पूरे के पूरे स्फेयर द्वारा सेंटर पे लगाया गया कोण होता है 4 पाई स्टेरेडियन। जिस प्रकार एक सर्कल
सेंटर पे टोटल 360 डिग्री का एंगल सबसेंड करता है। ठीक है, एक सर्कल है तो वो 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन का एंगल सबसेंड करेगा। उसी प्रकार से जब एक स्फेयर होगा, ये पूरा स्फेयर सेंटर पे 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। हमने देखा dA अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ओमेगा। अगर हम dA इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर रखें तो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 आता है। यहाँ पे डी ओमेगा होने चाहिए था, तो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ से स्टेरेडियन की परिभाषा निकाल सकते हैं कि जब एरिया आर स्क्वायर के इक्वल हो तो 1 स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बनता है। अब हम देखते हैं कि एरिया के कंपोनेंट किस प्रकार से तोड़े जा सकते हैं। माना हमारे पास एक एरिया है, ये सर्कुलर एरिया DA। इस DA के कारण O पर हमने सॉलिड एंगल देखना है, तो O से DA के सेंटर को मिलाने वाली रेखा DA के परपेंडिकुलर नहीं है, इस पे लंबवत नहीं है। तो फिर हमें इस DA का एक ऐसा कंपोनेंट लेना है जो कि इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो या फिर लंबवत हो। DA का कंपोनेंट, DA का की डायरेक्शन इस ओर है। ठीक है, तो हमने DA का वेक्टर इस साइड दिखा दिया और इस वाले परपेंडिकुलर एरिया का जो डायरेक्शन है वो हमने इस साइड दिखा दिया एन कैप से, और इन दोनों डायरेक्शन के बीच में थीटा एंगल हो गया। तो अगर हम इस DA वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये हो जाएगा DA cos थीटा। तो यहाँ पे ये वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा DA cos थीटा। तो हम जैसे लिखते थे डी ओमेगा इज इक्वल्स टू DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा, यहाँ पे डी ओमेगा है, DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं DA डॉट एन कैप अपॉन आर स्क्वायर। इस DA cos थीटा को हमने डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। तो हमारे पास ये गिवन एरिया था, इसकी डायरेक्शन इस साइड थी DA वेक्टर, हमको इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालना था। हमने यहाँ पे एंगल थीटा ले लिया तो सीधे सीधे DA cos थीटा बन गया। जैसे हम सभी वेक्टरों को रिजॉल्व करते हैं किसी अन्य डायरेक्शन में, वैसे ही इसको भी कर लेंगे। केवल डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमको इसको निकालना है। अब हम आ जाते हैं वैद्युत फ्लक्स पर। फ्लक्स की मीनिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लक्स शब्द का प्रयोग कहाँ पे होता है। फ्लक्स शब्द का प्रयोग हम फ्लो के लिए कर सकते हैं। जैसे माना हमारे पास एक इतनी चौड़ाई का एक पाइप है, तो किसी समय इसमें ज़्यादा पानी जा सकता है इस पाइप के इस एरिया से, किसी समय इसमें हो सकता है कम जाए, है ना। अगर हम इसको दबा दें, इसका एरिया कम कर दें तो और कम चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी पानी का फ्लक्स ज़्यादा है, कभी पानी का फ्लक्स कम है। तो एक तरीके से हम फ्लो के लिए फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या है फ्लक्स। अब माना हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं हम उसी को फ्लक्स कहते हैं। मान लो ये इस टाइम पे परपेंडिकुलरली रखा हुआ है एरिया, तो इससे यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है। अब इसी एरिया को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से झुका दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम गुजरने लगेगी। तो इस एरिया के ओरिएंटेशन पर हमारा फ्लक्स डिपेंड करने लग गया। ठीक है, तो यदि किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा गुजर रही है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है, कम गुजर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। तो एक तरीके से किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है उसका मेजरमेंट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ठीक है, मेजरमेंट है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। जहाँ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट किया जाता है।
यहाँ पर E ये बता रहा है कि ये जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई E का प्रयोग करते हैं। साथ ही वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेज़र कैसे किया जाता है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगी। अगर हमको पूरा एरिया में बताना है कि पूरे एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो हम उसको A से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास E इंटू A बन जाएगा। तो फ्लक्स यही होता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है किसी एरिया से, या कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी एरिया से, तो हम उसको E और इंटू A से मेज़र कर लेंगे। अब हम देखते हैं किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए। माना हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, इसमें कोई एलिमेंटल एरिया है ds की जगह हम d ए। तो इस dA से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उसको दिखाने के लिए हम लिख देंगे E इंटू DA, ठीक है। सिर्फ इस एलिमेंटल एरिया से जाएगा E इंटू DA। और अगर हम पूरे सरफेस से देखना चाहें, ठीक है, पूरा जो क्लोज सरफेस है उसके लिए निकालना चाहेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। हम इसको पूरे एरिया के लिए क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो टोटल इस क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो हो जाएगा फाई E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन किसके लिए, पूरे एरिया के लिए, A E डॉट DA। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन A पूरे सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि आपने पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर लेना है इस टर्म को। जैसा कि हमने अभी बात की, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के बीच के कोण पर निर्भर करता है। जितना हम कोण बढ़ाते जाएंगे उतना ही वैद्युत फ्लक्स कम होता जाता है। जैसे हमारे पास ये एरिया है, ठीक है, अब हमने इस एरिया को और ओरिएंटेशन कर दिया, उसका हमने ओरिएंटेशन बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, ये एरिया है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वैद्युत फ्लक्स कम होता जाता है। फ्लक्स एरिया के एंगल पे डिपेंड करता है। इसको समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। माना हमारे पास एक बॉक्स है, पैरेललो पाइप्ड बॉक्स है कुछ इस प्रकार का। इसके दो फेस खुले हुए हैं, ठीक है, बाकी सारे फेस बंद है। एक ये और एक ये बाहर वाला फेस खुला हुआ है। इसके सामने हम एक टॉर्च रख के जला देते हैं, ठीक है, टॉर्च को ऑन कर देते हैं। तो एक तरफ से लाइट एंटर करेगी और दूसरी तरफ से निकलेगी। अगर हम इस पे ध्यान दें कि यहाँ से लाइट कितनी एंटर कर पाएगी और यहाँ से किस शेप की लाइट बाहर निकलेगी, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से कुछ इतने ही एरिया की लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है, जितना इस पैरेललो पाइप्ड की हाइट है, ठीक है, जितनी ये हाइट है उस एरिया का ही यहाँ से क्या निकलने वाला है, लाइट निकलने वाली। कुछ इस प्रकार से इतनी हाइट की लाइट निकलेगी। तो हम यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन देख लेते हैं वर्टिकल प्लेन में। इस एरिया का ये वाला एरिया जो है, इस एरिया का वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन देख लेते हैं। ये हो जाएगा और केवल इतने एरिया के बराबर ही यहाँ से लाइट निकलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से फ्लक्स होता है। फ्लक्स में भी अगर कुछ इस प्रकार से एरिया रखा जाए तो उसका पहले हमको प्रोजेक्शन निकालना पड़ता है कुछ इस प्रकार का। तो अब जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो E है और DA का हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये DA था तो यहाँ पर DA cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो E DA cos थीटा, इसी वजह से ये एक डॉट प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, E डॉट DA बन जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे DA का प्रोजेक्शन ले लेना है जिस भी प्लेन पे हमको ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे E ये डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। E डॉट DA इज इक्वल्स टू हो जाएगा E DA cos थीटा, E फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E DA cos थीटा। अब हम क्या कर लेते हैं, हमने क्या कर लिया, यहाँ पे मान रख लिया, यहाँ पे E डॉट DA की जगह E DA cos थीटा रख लिया। E cos थीटा कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ DA यहाँ पे आ गया। तो टोटल यहाँ का एरिया जो है, ये जो एरिया है टोटल, उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये मान बन जाएगा हमारा फाई E इज इक्वल्स टू EA, ठीक है। DA को जब हमने पूरा इंटीग्रेट कर लिया तो जो भी एरिया आया वो हो गया A,
अब हमारे पास बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ गया फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अगर हम इसको कॉस थीटा को हटा दें तो फिर से ये डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो आज हमने क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होती है। साथ में हमने घन कोण देखा, सॉलिड एंगल। इसके बाद हमने फ्लक्स को देखा। अब अगली बार हम गॉस थ्योरम को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है चैप्टर में। अगले चैप्टर में गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू।